हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके पहले वाले वीडियो में आपने केमिस्ट्री का डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ा हुआ था। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैटर है और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहाँ पे दो टॉपिक को बात करेंगे, मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंड फ्रॉम 9th क्लास you know about the matter, that matter is anything which has mass and occupies space is called matter. And everything around us like paper, pen, you, me, bike and everything around us, all living beings are matter. Air, water are matter. तो इतना ध्यान रखना है आपको कि जिसके पास भी मास होता है और जो स्पेस कवर कर सकता है वो सब क्या है, मैटर है। जिसके पास भी मास होगा वो स्पेस कवर करेगा ही करेगा, तो वो सब किस में आएगा, मैटर में आएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं एयर को लेके। तो एयर मैटर है, जैसे आपने देखा है कि एयर को कभी साइकिल के ट्यूब में आप फिल कराते हो तो वहां पे देखते हो कि वो स्वेल कर जाती है और उसमें अगर और ज्यादा एयर फिल कर दो तो वो फट भी सकती है। इसका मतलब एयर क्या करे, स्पेस कवर करे। जैसे आप बलून में देखते हो फिल करते हो एयर को, तो ज्यादा एयर फिल कर देते हो तो फट जाता है। तो इसका मतलब एयर क्या कर रही है, स्पेस कवर कर रही है। इसका मतलब एयर भी क्या होगी, मैटर होगी। तो यहाँ पे एयर में कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि एयर का भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। तो एयर भी क्या है, मैटर है। तो डेफिनेशन हम बना सकते हैं मैटर का, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास। आपको ये याद रखना है, जिसके पास क्या होता है, मास होता है। एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एंड एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जांपल पेपर, पेन, वाटर, एयर एंड ऑल लिविंग बीइंग्स एटसेट्रा आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। ये सब किससे बने होते हैं, मैटर से। ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चों ने मैसेज किया था मुझे, कॉल भी करा था एक दो ने कि सर कैसे नोट्स बनाए। तो जो नोट्स कैसे बनाना है, देखो अब हेडिंग क्या पड़ गई, नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ी, मैटर। डेफिनेशन लिखा हुआ है, लिख डालो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें मैं जितना कुछ यहाँ पे लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करो, लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बोल रहा हूँ इसमें अगर कोई बात इसमें नहीं लिखी है और आपको समझ में आता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे लिखना चाहिए, मुझे नहीं पता थी, तो एक दो बार वीडियो को देखिए, सुनिए और उसको भी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है ना। तो नोट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं कि बुक से क्या लिखें, उससे क्या लिखें। आपको जितना हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, पूरा कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, तो आपको आसानी से यहाँ से उतारिए और ये आपकी एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर्स, द मैटर इज made from 5 tattvas and that tattvas are earth, air, water, fire and sky. आपने सुना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे कभी शक्तिमान आपने देखा हो तो उसमें शक्तिमान बताता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कि एटम इज मेड फ्रॉम द मैटर इज मेड फ्रॉम द 5 तत्वास, दैट इज अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्काई। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर्स। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है यही होता है। तो हम इसको भी देखते हैं क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स, मैटर इज मेड फ्रॉम 5 tattvas and that are earth, air, water and fire and sky। ये 5 हैं, याद हो जाएंगे ये, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। क्या बोल रहे हैं कि मैटर इज मेड फ्रॉम द 5 tattvas, दैट इज अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्काई। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर्स। तो ये मोस्टली ऐसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन मान लीजिए कभी आपसे पूछा जाए कि कितने तत्वास होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 है और हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 तत्वास से मिलकर बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्लासिफिकेशन है मैटर का, जो मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग होता है, वो इन्होंने इसको
उसके दो बेसिस पे क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया मैटर को इन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, दो बेसिस पे। कौन कौन से बेसिस थे? अगर बेसिस की बात करें कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो पहला कौन सा था? अपीयरेंस, और दूसरा कौन सा था? कंपोजिशन। एक तो हम मैटर को उसके अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब वो कैसा अपीयर हो रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। मतलब फिजिकल स्टेट मीन्स मतलब उसका आउटर बॉडी स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। जैसे कहते हैं ना फिजिक मतलब क्या होता है? जो उसका आउटर लुक होता है। तो इसको वो क्या बोलते हैं? अपीयरेंस के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन। और इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन। तो इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन। और इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। समझ गए? और केमिकल क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का क्लासिफिकेशन है। स्कोपिक लेवल। तो आपसे अगर कभी पूछे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, तो वो केमिकल क्लासिफिकेशन वाला लिखना होगा, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। तो पहला जो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है कौन सा है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा जो पढ़ना है कौन सा है? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते थे? 3। क्या क्या था? फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते थे? सॉलिड। दूसरा क्या था? लिक्विड। एंड तीसरा क्या था? गैस। आपने पढ़ा था देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कई सारी बुकों में प्लाज्मा स्टेट लिखा होता है। अभी बताऊंगा कि कैसे गैसियस स्टेट ही प्लाज्मा स्टेट को भी कवर कर लेता है, बट आपको ये 3 स्टेट होते हैं, इन्हीं को पढ़ना है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। आपने 9th क्लास में सॉलिड का एक फिगर देखा होगा कि देखिए सॉलिड ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट, ये ऐसे पार्टिकल्स दिखाए होते हैं। ऐसे देखा आपने इसको? ऐसा एक फिगर आपने देखा था वहां पे, ठीक है। मैं आपको सॉलिड का ये फिगर समझाने के लिए, ऐसे 3D फिगर होता है, मतलब इसके ये कई लेयर्स होती है इसमें, बट अपर लेयर हम दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक पार्टिकल दिखाया हुआ है, ये जो एक पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा है, इस एक पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है कि जिन पार्टिकल से मिलकर कोई भी सब्सटेंस बनता है उसको उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो ये इसका क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इसको एक हम आपको फिगर से दिखाते हैं, एक ऐसे एग्जांपल से दिखाते हैं जिसको आप बेहतर समझ पाएंगे कि पूरे सॉलिड का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होता है। तो अब ध्यान दें, यहाँ पे देखिए एक दिख रहा है, ये दिख रहा है सभी को। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये सॉलिड का एक पार्टिकल है, ये सॉलिड का दूसरा पार्टिकल, ये सॉलिड का तीसरा पार्टिकल। देखिए नेक्स्ट पार्टिकल, नेक्स्ट पार्टिकल, नेक्स्ट आता जा रहा है, आता जा रहा है। यहाँ देखिए जो हमने दिखाया है, ये देखिए ऐसे फिट करके दिख रहा है सभी को, यार है ना। ये जो ये पार्टिकल दिख रहा है, ये क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड। अभी इसको निकाल के दिखाऊं आपको, तो देखो ये देखिए एक पार्टिकल है, ये देखिए ये सॉलिड का एक पार्टिकल, इसी को बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। समझ गए ना? और ये ऐसे अरेंज होता जाएगा, पार्टिकल एक दूसरे से लगते जाएंगे और एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे 2-3 बातें जो आपको समझनी है, जो अभी तक शायद नहीं जानते रहे होंगे, उनको देखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिनिमम डिस्टेंस पे है, दिख रहा है ना। यहाँ देखिए कोई डिस्टेंस, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं मिल रहा है, मतलब
ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिनिमम डिस्टेंस पे है, जितना नजदीक हो सकता था उतना है। तो यही आपने पढ़ा था उसमें कि सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पढ़ा था ना, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एंड इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डरली फैशन। ऑर्डरली फैशन का मतलब एक रेगुलर पैटर्न में रहते हैं। देखिए एक रेगुलर पैटर्न में लगता चला जा रहा है पार्टिकल, समझ में आना। तो देखिए एक दूसरे से पार्टिकल बहुत ज्यादा पास में है, इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते थे, ठीक है। और जब अरेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बीच में एक स्पेस मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है, देखो यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है ना। यहाँ फिगर में देखो, यहाँ देखो स्पेस मिल रहा है ना, देखो ये स्पेस और ये स्पेस वही वाला है, ये देखो। तो ये जो स्पेस यहाँ पे होता है, ये जो स्पेस यहाँ पे मिलता है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। कोई दिक्कत है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का स्पेस इंटरस्टिशियल साइट कहलाता है, ठीक है। और एक पार्टिकल के सेंटर से, मतलब एक पार्टिकल का न्यूक्लियस दूसरे पार्टिकल के न्यूक्लियस से जितनी डिस्टेंस रखता है, अगर इसको हम मार्कर से दिखाए, एक पार्टिकल का न्यूक्लियस दिखाते हैं आपको। देखिए ये एक पार्टिकल का न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे सेंटर में, और ये इस पार्टिकल का न्यूक्लियस है, दिख रहा है। इन दोनों को मिला दें तो ये जितनी डिस्टेंस आएगी, इन दोनों को मिलाने के बाद जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आएगी, ये देखिए इसको मिलाते हैं यहां से ऐसा, ठीक है। इन दोनों को मिलाने के बाद अगर हम ऐसे अपना फिंगर यहाँ पे रख दे तो देख रहे हो कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेके इस वाले, यहां से लेके यहां तक ऐसे रख दे इसको, देखिए यहां से यहां तक आ रहा है डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस आती है इसे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहा जाता है, या कई बार इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है। यहां फिगर में देखते हैं इसको, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कह रहे थे, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, मतलब दो एडजेसेंट पार्टिकल्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहा जाता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। और ये जो स्पेस आ रहा है इसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट, ओके। और ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब आप देख रहे हैं कि जब दो पार्टिकल पास पास हैं, मतलब वेरी क्लोज टू ईच अदर, the constituent particles of solid are very close to each other and in a orderly fashion, and they are very close to each other because of the strongest intermolecular force of attraction। आपने 9th क्लास से सुना था कि अगर intermolecular force of attraction ज्यादा होगा पार्टिकल के बीच में तो ये बहुत ज्यादा पास पास अरेंज होंगे, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होगा इनके बीच में, ठीक है ना। समझ गए बात? अब देखिए यहां पे आते हैं, कुछ और बातें करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज हैं, एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज हैं, और यहाँ पे हमने कई सारे नाम भी आपको बता दिए। तो कहता है कि सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, तो पार्टिकल पास पास होंगे, और अगर पार्टिकल क्लोज होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, तो वो क्या होंगे कि वो कंप्रेस नहीं हो सकेंगे, उनका शेप फिक्स होगा, उनका वॉल्यूम फिक्स होगा। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो हमने सॉलिड अभी आपको दिखाया था, अगर इसको हम कंप्रेस करना चाहें, देखिए इसको हम ऐसे प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस अब नहीं है। देखिए यहाँ पे इन दो पार्टिकल्स के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, देख रहे हैं ना। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, ये खाली तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई पार्टिकल आ नहीं सकता है, समझ रहे हो ना। जैसे आप बॉल्स को अगर कहीं पे रखना चाहो, जैसे किसी बास्केट में या किसी बॉक्स में आप क्रिकेट बॉल को रखना चाहो, तो क्रिकेट बॉल को अरेंज करते जाओगे तो ऐसे क्रिकेट बॉल अरेंज होगी, बीच बीच में स्पेस खाली जाएगा, लेकिन ये स्पेस आप इस बॉल से ऑक्युपाई नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें कि इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो देखिए कंप्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई स्पेस नहीं मिल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस वजह से इनका शेप फिक्स होता है, इनका ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं,
रिजिड होते हैं, आपने पढ़ा था ये सब। तो यही सारी बातें यहाँ पे पढ़नी है कि सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ओके, एक बात और यहाँ पे नई बतानी है आपको, शायद ये अभी तक ना जानते रहे हो, कि ये जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये इतने टाइटली पैक्ड होते हैं। पैकिंग का मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक ऑर्डरली फैशन में है तो इसी को पैकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो कि कपड़ों को अरेंज करके रखते हो तो कहते हैं पैकिंग कर रहे हैं, मतलब एक ऑर्डरली फैशन में किसी चीज को रखते हैं ना, पैकिंग कहलाती है। तो ये पैकिंग हो गई इसकी। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जब ये सॉलिड टाइटली पैक्ड है तो ये मूव नहीं कर सकते। देखो ये पार्टिकल अगर हम यहाँ से मूव कराना चाहें तो ये पार्टिकल यहाँ से मूव नहीं कर सकता है। देखो ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो मोशन होता है, पार्टिकल के बीच का जो मूवमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड मोशन कहते हैं। रेस्ट्रिक्टेड मोशन का मतलब होता है कि ये पार्टिकल ऑक्सीलेट तो कर सकता है लेकिन मूव नहीं कर सकता, मतलब फ्री मोशन नहीं कर सकता, समझ गए। अब ऑक्सीलेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ऑक्सीलेट मीन्स क्या होता है, कैसे पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जो हमारे डोर होते हैं वो जब बारिश होता है तो उनके पार्टिकल देखिए ऐसे रहते हैं। ये सपोज करिए कि एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है। देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल बना रहा हूं और यहाँ पे एक पार्टिकल बना रहा हूं। ये देखिए 2 पार्टिकल्स है अपने पास, ये देखिए ये 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, ठीक है। अब बारिश का टाइम आया, पार्टिकल ने क्या किया, वाटर को सक किया, और जब वाटर को सक करेगा तो क्या करेगा, थोड़ा सा स्वेल करेगा। ये देखिए ऐसे स्वेल किया, ठीक है ना, ऐसे स्वेल किया। अब जब आपने देखा कि बारिश के दिनों में दरवाजा जो है बहुत टाइट बंद होने लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसने वाटर को सक कर लिया, पार्टिकल ऐसे हो गए थे। लेकिन जैसे ही बारिश का टाइम गया फिर पार्टिकल ऐसे हो गए, बारिश आया ऐसे हुए, ऐसे, ये ऑक्सीलेशन। लेकिन बारिश कितना भी आए पार्टिकल कभी ऐसे नहीं हो सकते, अपने मीन पोजीशन को छोड़ के जा नहीं सकते। तो ऐसे एक जगह पे बधा रहना, मीन पोजीशन, जैसे घड़ी का पेंडुलम देखा है आपने, वैसे देखिए पेंडुलम ऐसे रहता है, इधर जाता है लेकिन फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है ना। तो ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन, ठीक है ना। तो सॉलिड के पार्टिकल क्या करते हैं, ऑक्सीलेट कर सकते हैं लाइक दिस, टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन ये अपने मीन पोजीशन को छोड़ के जा नहीं सकते। तो ये बातें नहीं है, थोड़ी ध्यान रखनी है आपको। अब यहाँ पे सॉलिड की बात करें कि क्या क्या हमने सॉलिड में पढ़ लिया। तो सॉलिड में आपने देखा कि सॉलिड में जो नई बातें आपने पढ़ी ये सब हमने लिख दिया है यहाँ पे। इंटरस्टिशियल साइट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और जो अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और इस टाइट पैकिंग की वजह से, या बोले कि स्ट्रॉन्गेस्ट मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स इतने क्लोज आ गए हैं, इसकी वजह से इनका शेप फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है और रिजिड होते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान रखेंगे। और सॉलिड के पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, उनमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड मोशन होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीलेशन, ओके। अब आते हैं लिक्विड में। लिक्विड में आपने देखा कि लिक्विड को जब 9th क्लास में आया तो देखते थे लिक्विड का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे वो, ऐसे करके लिक्विड बनता था। ये ऐसे आप लिक्विड बनाते थे। अब लिक्विड में आप देख रहे हो कि लिक्विड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट, ये क्या बोलेंगे इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस होगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जैसा हमने सॉलिड में कहा था बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। यहाँ देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं मिल रहा था, दिख रहा है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हल्का सा स्पेस मिल रहा है। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज होते हैं। और यहाँ क्या कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ ध्यान रखिएगा, वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर क्लोज टू ईच अदर। तो लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज होते हैं लेकिन वेरी क्लोज नहीं होते। इसका मतलब उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है लेकिन ना के बराबर स्पेस रहता है। इसी वजह से लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता। ध्यान रखिएगा कि लिक्विड में जो स्पेस होता है, जैसे दिखाने के लिए तो हमने ऐसा दिखा दिया है, लेकिन अगर आप
एक्चुअल में देखिए तो लिक्विड में ऐसे रहता है कि इसके बीच में भी जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, इसी वजह से लिक्विड भी कंप्रेस नहीं करता। और डेफिनेशन में कहेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। ओके, तो यहां पे बोलेंगे वेरी क्लोज टू ईच अदर, यहां क्या बोलेंगे क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अब देखिए लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं रह जाता, क्योंकि लिक्विड में क्या हो जाता है कि पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो सॉलिड के कंपेयर में वीक हो गया, और जब वीक हुआ तो पार्टिकल के बीच में मूवमेंट आ गया, पार्टिकल मूव करने लगे, मतलब दे आर फ्री टू मूव। यहां पे क्या बोल रहे थे, दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे हैव अ रेस्ट्रिक्टेड मोशन, दे कैन ऑक्सिलेट बट कैन नॉट मूव फ्रीली, बट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव फ्रीली, इनका मूवमेंट फ्री हो जाता है, क्योंकि क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया। आपने देखा ना ग्लास में पानी लो गिराओ तो देखो पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर जाते हैं, फ्लो करने का मतलब उनके अंदर फ्लूइडिटी आ जाती है। क्यों आ गई, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। क्यों मूव कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड। कोई दिक्कत है, तो ये लिक्विड का केस हो गया, मतलब यहाँ पे शेप फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स हुआ, बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, मतलब जिस कंटेनर में हम किसी भी कंटेनर में किसी भी शेप के कंटेनर में रखेंगे उसी तरह के शेप को ये लिक्विड हो जाएगा उसी शेप का, लेकिन वॉल्यूम इतना ही रहेगा। मतलब 1 लीटर दूध अगर हम लेते हैं मिल्क मैन से, 1 लीटर मिल्क अगर ले रहे हैं तो 1 लीटर 1 ही लीटर रहेगा, किसी भी तरह के कंटेनर में ले उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन शेप जैसा कंटेनर होगा उसी के शेप का लिक्विड हो जाएगा। समझ गए, तो दे हैव नॉट fixed shape but they have a fixed volume, they are incompressible। okay, बात करते हैं गैसेस की। अब देखिए यहाँ पे गैस बना लिया, एक कंटेनर लिया है क्लोज कंटेनर, आप जानते हो कि गैसेज में क्लोज कंटेनर लेना होता है, क्लोज कंटेनर लिया है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़े ज्यादा दूर दूर आ गए। गैस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर फार अपार्ट, फार अपार्ट, फार अपार्ट मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। क्यों, बिकॉज दे हैव अ वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड में, इसमें क्या था, वीकेस्ट, बिकॉज दे हैव अ वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वीकेस्ट होता है, सबसे कम होता है, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, दूर होंगे इसका मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा आएगा। समझ गए, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, और तेजी से मूव करेंगे, मतलब लिक्विड की मोबिलिटी कम होती है और गैस की मोबिलिटी उससे ज्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी फ्री टू मूव। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीकेस्ट है, इस वजह से ये इजिली फ्री कर मूव कर सकते हैं। अब मूव कर सकते हैं, और आपने देखा है कि अगर इसी कैप को ओपन कर दे तो सारे गैस के पार्टिकल मूव कर जाएंगे। आपने जानते हैं ना कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में मूव करते हैं, बाकी जितने भी मैटर होते हैं सबको ऊपर फेंकोगे तो नीचे आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा ना फिजिक्स में, लेकिन गैसेज में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है। अभी आगे पढ़ोगे कि ये सपोज किया जाता है कि ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट ही नहीं करता, इसी वजह से ये ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में मूव कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इस वजह से पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत फ्रीली मूव करते हैं। इस वजह से ना तो शेप फिक्स होगा, शेप भी नहीं फिक्स रहेगा। अभी आपने लिक्विड में देखा कि मोबिलिटी की वजह से भी शेप फिक्स नहीं रह रहा था, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। इस वजह से इनको हम जिस कंटेनर में रखेंगे, जैसे 1 लीटर के गैस को 10 लीटर के कंटेनर में रखें, तो 10 लीटर का कंटेनर जितना बड़ा भी हो, सपोज इतना बड़ा 10 लीटर का कंटेनर है, तो 1 लीटर गैस रखेंगे तो एक पार्टिकल यहाँ रहेगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब पूरा स्पेस कवर कर लेगा, पूरे में फैल जाएगा गैस। ठीक है ना,
इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, सब समझ गए बात। तो ना तो यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स रहना है, ना तो यहाँ पे शेप फिक्स रहना है, और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा है, इस वजह से इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर इसको हम प्रेशर लगाए इसके ऊपर तो गैसेज के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। जैसे अभी कह रहे हैं ना, ये फैल गए, अभी इसको हम प्रेशर लगा के कंप्रेस कर दें, तो कंप्रेस करेंगे तो क्या होंगे, ये पार्टिकल जैसे यहाँ तक अगर हम ला दें, ऐसे प्रेशर को मेंटेन करके पिस्टन को यहाँ लगा दें, तो ये जो पार्टिकल इसमें फैले थे, ये पार्टिकल फिर क्या होंगे, ऐसे आ जाएंगे। समझ गया ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल। तो ये बातें आपको 2-3 ध्यान रखनी है। जैसे कुछ बातें बता रहे, जैसे शेप के बारे में बताया, वॉल्यूम के बारे में बताया, कंप्रेसिबिलिटी बताई। ठीक है, तो इसका क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इनकंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, इसमें लिक्विड में शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। कंप्रेसिबल क्या होता है, ये भी इनकंप्रेसिबल होते हैं। गैसेज में जाएंगे तो इनका शेप जो है वो क्या है, फिक्स नहीं है। वॉल्यूम क्या है, फिक्स नहीं है। और कंप्रेसिबल में क्या है, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। समझ गए। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया। मुझे लगता है कि कई सारी बातें आपने इसमें ऐसी जानी जो अभी तक शायद ना जानते रहे हो, और अगर जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और यहाँ पे थोड़ी सी बता दूं कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर आप देख रहे हो, इसमें आपने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल तो मूव नहीं कर पा रहे थे, फ्री नहीं थे मूव करने के लिए, लेकिन लिक्विड और गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे थे। इस वजह से जो गैस और लिक्विड होता है, इनको हम एक साथ अगर कलेक्ट करना चाहें तो इनको हम फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड मतलब क्या होता है, विच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। इट मीन्स अगर फ्लूइडिटी के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई करना चाहे तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइडिटी, दैट इज सॉलिड एंड फ्लूइड। एंड फ्लूइड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू लिक्विड एंड गैस। गैस की फ्लूइडिटी ज्यादा होगी और लिक्विड की कम होगी। समझ गए। और एक पॉइंट मैं बता दूं आपको जो बहुत ज्यादा काम आने वाला आगे हम लोगों को, कि जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, जैसे दिमाग में एक बात आनी चाहिए आपके कि कौन सा मैटर सॉलिड हो जाएगा, कौन सा लिक्विड हो जाएगा, कौन सा गैस हो जाएगा, ऐसी कौन सी बात है जिसपे डिपेंडेंट है कि मैटर किस स्टेट में जाएगा। तो आपको बता दूं कि 2 फैक्टर्स होते हैं। एक का नाम तो बार बार आप जानते थे, 9th क्लास से जानते थे, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी देखा कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सॉलिड, और अट्रैक्शन वीकेस्ट हो जाएगा तो गैस, और अट्रैक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा तो क्या, लिक्विड। तो पहला जो फैक्टर होता है क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा जो फैक्टर होता है जिसका नाम नहीं आप जानते रहे हो, दैट इज थर्मल एनर्जी। देयर आर 2 अपोजिंग फैक्टर्स, ध्यान से सुनिए, देयर आर 2 अपोजिंग फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है कि जब पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, जैसे गैसेज में वीकेस्ट है, तो पार्टिकल फ्री होते हैं मूव करने के लिए। बताया ना कि पार्टिकल फ्रीली मूव करेंगे। और जब ये पार्टिकल मूव करेंगे, जैसे अभी देखा था कि छोटा सा 1 लीटर का गैस था और पूरे कंटेनर में जो है ये ऐसे स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया ऐसे। इसका मतलब पार्टिकल मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। और जब पार्टिकल फ्रीली मूव करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल के बीच का कोलिजन होगा, पार्टिकल टकराएंगे। कहां कहां टकराएंगे, आपस में। देखिए ये पार्टिकल ऐसे टकरा सकते हैं ऐसे, और दूसरा ये पार्टिकल ऐसे टकरा सकते हैं वॉल से। तो 2 तरह का कोलिजन होगा, पार्टिकल टू पार्टिकल एंड पार्टिकल टू वॉल। और ये क्यों होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो ये होगा कोलिजन। और जब भी आपने कोलिजन में देखा है, कहीं आप जैसे टकरा जाते हैं, चोट लग जाती है, देखते हैं कि जब यहाँ पे गर्म हो जाता है, देखा ना कभी। इसका मतलब जब टकराएगा पार्टिकल तो हीट निकलेगी, और इसी हीट को हम क्या बोलते हैं, थर्मल। आपने नाम सुना होगा थर्मल पावर प्लांट का, सुना है ना। तो थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट। मतलब हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी कहते हैं। क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल। क्यों कोलिजन हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। समझ गए ना। तो ये थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होगी, जहां पे मूवमेंट मैक्सिमम होगा। मूवमेंट कहां पे मैक्सिमम था, गैसेज में। कहां पे मिनिमम था, सॉलिड में। क्यों मिनिमम था, क्योंकि पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट था। पार्टिकल मूव नहीं कर पा रहे थे, तो मूव नहीं कर पा रहे हैं तो टकराएंगे भी नहीं, टकराएंगे नहीं तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी आएगी ही नहीं, मिनिमम हो जाएगी। तो इनका थर्मल एनर्जी मिनिमम था और इनकी थर्मल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी। तो अब आपको अगर दोनों को एक साथ ले आए तो आप देख रहे हो कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट हो और थर्मल एनर्जी मिनिमम हो तो स्टेट क्या होगा, सॉलिड का। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट हो और थर्मल एनर्जी मैक्सिमम हो तो स्टेट क्या होगा, गैस का। और अगर दोनों
इंटरमीडिएट फेज में हो तो स्टेट क्या होगा, लिक्विड का। अब समझ गए हो क्या आप? ठीक है, इसको पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, एक बार 2 बार 3 बार देखिएगा, कई सारी अच्छी अच्छी बातें बताया हूं, समझिएगा। जो नहीं आएगा हमसे पूछिएगा, और अगर आएगा तब भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तब भी बताएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।